नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और रात 10 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत। खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में 2824 कोरोना मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 69 मरीजों की मौत हुई है और अब तक 9,62,368 संक्रमित हो चुके हैं। हम मरीजों की अगर बात करें तो मौत के आंकड़ों का अगर हम यहां बताना चाहें मौत के आंकड़े तो 12,848 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है और अगर डिस्चार्ज मरीजों की बात की जाए तो वो है 6,715 और अब तक 9,100 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 49,420। और हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, एक बात तो साफ हो रही है, धीरे धीरे इस हफ्ते दर हफ्ते की कम से कम मौत के आंकड़े जरूर कम हो रहे हैं और हम एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो वो भी 50,000 से नीचे हो चुकी है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार जो कोरोना का ग्राफ जो है वो गिर रहा है, निश्चित तौर पे वो पूरे प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर है। और अगर आज की अगर बात करें, पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 2,824 पॉजिटिव कोरोना मरीज अभी मिले हैं और जिस तरीके से जो एक आंकड़ा एक ज़माने में 250 के ऊपर जाता था, आज की अगर बात करें तो मौतों के सिलसिले में 69 मरीजों की मौत हुई है पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर है। और जिस तरीके से जो संक्रमित मरीजों का, जो एक्टिव मरीजों का जो एक दायरा जो 1 लाख से ऊपर था, तो आज वो 50,000 से काफ़ी कम है। 49,420 का एक ही आंकड़ा आया है। निश्चित तौर पे वो राहत भरी खबर है। अगर इसमें बात करें जिस तरीके से लगातार सरकार की अगर बात करें, प्रशासन की बात करें तो निश्चित तौर पे सभी ने, और ख़ास तौर से जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल से जुड़े जो लोग हैं, उनकी ये कोशिशों का जो ये एक नतीजा सामने है कि निश्चित तौर पे जो सभी ने जो मिलके एक प्रयास किया है, तो आज जो राज्य की अगर बात करें तो उसमें पूरे राज्य में 2,000 के आसपास मरीज़ यहाँ बचे हैं। और अगर जैसे इसी तरीके से अगर जो अनुशासन बनाए रखें और जिस तरीके से शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका जिस तरीके से अभी पिछले दिनों सभी रहवासियों ने, जो सभी पूरे स्टेट के लोग थे, राजधानी समेत पूरे स्टेट के जो लोग थे, उन्होंने जो पालन किया, निश्चित तौर पे अभी भी अगर वो लगातार इसी का पालन करें तो निश्चित तौर पे पूरी तरह से कोरोना जो है पूरे राज्य से ख़त्म हो सकता है और कोरोना से हम जंग जीत सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से IBC 24 भी इस बात की अपील फिर से एक बार कर रहा है कि जो शासन की गाइडलाइन है उसका पालन करें, मास्क लगाएं, अनावश्यक ना निकलें। बाज़ार क्योंकि खुल चुके हैं, मॉल खुल चुके हैं, दुकानें खुल चुकी हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो ही जाए। परिवार का एक ही व्यक्ति वहाँ जाए और अपना पूरा काम करके आ जाए। अगर ये सभी लोग अपना नियम अपना लेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी तय कर लेंगे, तो निश्चित तौर पे पूरा राज्य जो है कोरोना मुक्त हो सकता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं शहरी क्षेत्र से हटके ग्रामीण इलाकों में, तो वहाँ थोड़ा सा कोरोना का संक्रमण ज़रूर अभी है और जिस तरीके से शासन प्रशासन ने एडवांस में उसकी तैयारियाँ कर रखी थी, उसका नतीजा है कि वहाँ पे भी कोई ज़्यादा बड़े और भारी आंकड़े नहीं आ रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। तीसरी लेयर की अगर बात करें तो तीसरी लेयर के लिए भी शासन प्रशासन ने महती जो तैयारियां कर रखी हैं, मीटिंगें हो रही हैं और जो ज़रूरी दवाएं हैं उनको इंतज़ामात जो हैं वो ज़रूर कर लिए गए हैं। जो सेंटर थे, जो सभी क्वारंटाइन सेंटर थे, वो सभी अभी एक्टिव उसमें रखे गए हैं। वैसे भगवान न करे कि ये तीसरी लहर आती है, और अगर आती है तो निश्चित तौर पे शासन प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पे फिर से एक बार अपील करना चाहेंगे कि जो शासन की गाइडलाइन है उसका सभी लोग पालन करें तो निश्चित तौर पर कोरोना को हराया जा सकता है। जी, शुक्रिया तहसीन इस तमाम बातचीत के लिए। और अब मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। कोरोना अपडेट, जहां मध्य प्रदेश में आज 1,977 कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 7,73,875 संक्रमित मिल चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 70 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में अब तक 7,828 मरीजों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में आज 6,845 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और अब तक 7,27,700 मरीज स्वस्थ हुए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 38,327।
और बात इंदौर की, जहां इंदौर से बड़ी खबर, शादी समारोह में पुलिस की कार्रवाई, प्रतिबंधित होने के बावजूद भी शादियां हो रही है। तो प्रतिबंध के बावजूद भी लगातार शादियां हो रही हैं। 200 से ज्यादा लोग शादी के समारोह में मौजूद थे। ग्रीन पार्क कॉलोनी में यह शादी समारोह चल रहा था। लड़की के पिता मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करा चुके हैं। चंदन नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। रवि हेमराज सिसोदिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, 200 से ज्यादा लोग थे शादी में। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक फिलहाल जब तक शहर अनलॉक नहीं होता तब तक शादी समारोह और किसी प्रकार के आयोजन को लेकर अनुमति नहीं है। और इसके तहत ही चंदननगर थाना क्षेत्र के ग्रीन पार्क कॉलोनी में शादी समारोह चल रहा था। मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एक ही कमरे में मौजूद हैं और जिस तरीके से समारोह के जो फुटेज सामने आया है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तकरीबन एक हॉल में 150 से 200 से ज्यादा लोग हैं। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो सबको एक एक कर जब बाहर निकल आया तब समझ में आया कि एक ही घर में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। ना ही किसी ने मास्क लगा रखा था और ना ही किसी ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया हुआ था। तो इसको लेकर मकान मालिक मास्क और भीड़ से और सोशल डिस्टेंसिंग की तो दूर की बात है। रवि, जो तस्वीरें आपने भेजी है उसमें हम देख रहे हैं कि एक ही थाली में सब मिलकर खाना खा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये अगर बात की जाए तो समुदाय विशेष का जो आयोजन होता है वो इसी प्रकार से आयोजन होता है। और चूंकि नियमों का जब पालन नहीं किया गया था तो फिर अब एक साथ खाना खाने बनिस्पत इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि प्रशासन द्वारा कार्रवाई जरूर की गई है और इनके खिलाफ 188 के तहत जो लड़की के पिता है और मकान मालिक है इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की गई है। जी शुक्रिया रवि इस तमाम बातचीत की। उधर छत्तीसगढ़ में टीकाकरण का काम लाख कोशिशों के बावजूद रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। खासकर 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण की रफ्तार बेहद सुस्त है। 1 मई से छत्तीसगढ़ में 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू किया गया, लेकिन करीब 1 महीना बीत जाने के बाद भी आंकड़ा 8 लाख को छू नहीं पाया है। अगर इसी रफ्तार से टीकाकरण चलता रहा तो 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगाने में ही करीब 14 महीने लग जाएंगे। सुस्त रफ्तार इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिक मान रहे हैं कि तीसरी लहर का आना तय है। ऐसे में वैक्सीन ही है जो लोगों की जान बचा सकती है। हालांकि इस सुस्त रफ्तार पर राज्य के टीकाकरण अधिकारी का कहना है कि जब तक केंद्र से अधिकारी वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो पाती है तब तक रफ्तार पकड़ पाना संभव नहीं। जितना वैक्सीन मिल रहा है उसी के हिसाब से वैक्सीनेशन हो रहा है। जो वैक्सीन मिला है वो लगभग 7,97,000 के आसपास मिला है और 7,45,000 हमने वैक्सीनेट कर दिया है। अभी इस महीना हमारा वैक्सीन मिलने का कोई शेड्यूल नहीं है। जून में जो जितना वैक्सीन हमको मिलेगा वो भी हम तुरंत कर लेंगे। तो इसमें स्पीड जो है वैक्सीन आने के ऊपर निर्भर करेगा। और छत्तीसगढ़ के वैक्सीनेशन सेंटर में 20% लोग ही ऐसे हैं जो टीका लगवाने नहीं जा रहे। आईबीसी 24 के पड़ताल में यह पता चला कि शहर के 31 केंद्रों में 18 साल से अधिक लोगों का टीकाकरण चल रहा है। प्रतिदिन 240 डोज के हिसाब से करीब 7,500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन 185 से 190 लोग ही एक सेंटर पर टीका लगवाने पहुंचते हैं। कर्मचारियों को उन्हें बुलाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों को भी अभी अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। केंद्र पर उपस्थित स्वास्थ्य कर्मचारी बताते हैं कि जब टीका लगवाने के लिए 8 हितग्राही केंद्र पर पहुंचते हैं तब अलग वायल खुला जाता है जिससे वैक्सीन के डोज खराब ना हो। साथ ही पंजीकृत लोगों को फोन करके केंद्र आने के लिए कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग सर्दी खांसी का बहाना बनाते हैं और कुछ लोग बताते हैं कि वो अन्य केंद्र पर जाकर टीका लगवा चुके हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी बता रहे हैं कि कई बार एक केंद्र पर एक व्यक्ति के नाम से ही 2 से 3 रजिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। सर डेली ऐसे हम लोग के पास 240 का कोटा रहता है, पर हम लोग मैक्सिमम उसमें से 185 190 डेली हम लोग का टारगेट रहता है, इतना हम लोग लगाते हैं। नाम से 2 रजिस्ट्रेशन रहता है, तो जिसमें आईडी मैच करता है ना उसी नाम को हम लोग करते हैं और एक बच जाता है। नहीं, दूसरे को नहीं लगा सकते, उसके बदले बर्बाद हो जाता है। हाँ, बर्बाद हो जाता है उसके बदले। उसको खोलने के बाद 2 लोग नहीं आते हैं तो हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आसपास के कोई और सेंटर होंगे जहाँ 2 व्यक्ति आए होंगे बट उनको वैक्सीन नहीं लगा है और नया वायल भी ओपन नहीं है, तो हम यहाँ से जो है वैक्सीन का जो वायल है वहाँ मूव करके ले जाते हैं
और वहाँ उनको 2 डोज का लाभ उनको मिल जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नक्सलियों में कोरोना फैलने और नक्सली कमांडर की कोरोना से मौत की पहली बार पुष्टि भी कर दी गई है। नक्सलियों के बटालियन के टेक टीम को कमांडर कोरसा गंगा उर्फ आयतू की कोरोना से मौत की पुष्टि कर दी है। नक्सली कमांडर की मौत तेलंगाना के खम्मन के एक अस्पताल में होना बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार तेलंगाना के खम्मन में एक निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित नक्सली कमांडर कोरसा गंगा को भर्ती कराकर लौटने के दौरान 3 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ में पता चला कि कोरोना संक्रमित नक्सली कमांडर आयतू को खम्मम के एक अस्पताल में भर्ती कराकर वापस वो लौट रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल से जानकारी ली तो पता चला कि कोरोना संक्रमित नक्सली कमांडर की हालत बेहद गंभीर थी और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद सभी गिरफ्तार नक्सलियों की कोरोना जांच कराई गई तो एक और नक्सली कोरोना संक्रमित पाया गया। पूछताछ में गिरफ्तार नक्सलियों ने बताया कि कई बड़े नक्सली कमांडर भी कोरोना से संक्रमित है, जिनका इलाज जंगल में ही चल रहा है। नक्सलियों में टाइफाइड होने का भ्रम है, पर वहीं कोरोना के लक्षण भी मिले हैं। और इधर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स दुर्ग जिले के उपाध्यक्ष और बहुचर्चित सराफा व्यवसायी प्रकाश चंद साकला को डीआरआई की टीम ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। डीआरआई को सागर ले जाने की अनुमति दे दी गई। राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने कस्टम एक्ट 1962 की धारा 135/104 के तहत डीआरआई की टीम ने गिरफ्तार किया। डीआरआई की टीम में सराफा कारोबारी प्रकाश को अनुमति मिलने के बाद सागर में 4 आरोपियों से कार में जब्त 8 किलो 100 ग्राम सोने के बारे में पूछताछ यह करेगी। बताया यह भी जा रहा है कि पिछले दिनों राजनांद गांव में जो रेड हुई है उसमें प्रकाश साकला का इस मामले में नाम सामने आया था, जिसकी पुष्टि मध्य प्रदेश के सागर में जब्त सोने से हुई है। इनपुट के आधार पर 25 मई को डीआरआई के डिप्टी डायरेक्टर नितिन अग्रवाल की टीम ने साकला के महावीर कॉलोनी स्थित घर और गांधी चौक स्थित नवकार ज्वेलरी शॉप पर दबिश दी, जिसमें 1 किलो सोना, 65 लाख रुपए नकदी समेत कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जिसके बाद प्रकाश साकला और उनके भतीजे नितिन साकला से दुर्ग कोतवाली ने जाकर डीआरआई टीम ने कई घंटों तक अभी पूछताछ की। ये जो है सागर मध्य प्रदेश का प्रकरण है, तो प्रोसिक्यूशन ने ये निवेदन किया था कि इनको सांकला जी जो है इनको जो है हमको सागर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने तक की जो है रिमांड दी जाए, जिसको जो है माननीय न्यायालय ने जो है अलाउ करते हुए उनको 29 तारीख तक की जो है रिमांड दी है और ये निर्देशित किया है कि 29 तारीख को शाम के 5 बजे तक सागर में जो है मजिस्ट्रेट के सामने उनको उपस्थित कराया जाए। क्या क्या चार्जेस लगे हैं उनके ऊपर? जो चार्जेस इनके ऊपर कस्टम एक्ट का जो है धारा 135 का जो है चार्ज जो है अभी इन्होंने लगाया हुआ है। बड़ौदा बाजार से लगे पौसरी गांव में 7 साल की मासूम बच्ची की रेप और हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों ही आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस को 2 दिनों से लापता 7 साल की मासूम बच्ची की लाश कुएं में मिली थी, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई। पूछताछ करते हुए पुलिस शक के आधार पर दोनों नाबालिग आरोपियों तक पहुंची, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि घटना वाले दिन लड़की उनके घर खेलने आई थी, जिसके बाद एक आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर गला दबाकर मार डाला। इसके बाद जुर्म करके पर्दा डालने के लिए उसने अपने नाबालिग दोस्त को बुलाया, फिर दोनों ने मिलकर हाथ पैर बांधकर लड़की को कुएं में फेंक दिया। मृतक बच्ची की मां ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। एक 7 साल की बच्ची की गुम होने की बात हुई है, जो 26 तारीख को कोतवाली थाने में रिपोर्ट हुआ है। इसमें 2 संदिग्ध लोगों को कल पूछताछ किया गया है और आज उनके बारे में सबूत भी मिला है और दोनों को आज अरेस्ट किया गया है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज पहाड़ी मंदिर के पास से 2 दिन पहले लापता हुई 3 साल की बच्ची को पुलिस ने सकुशल ढूंढ लिया है। बच्ची को पुलिस ने झारखंड के भवरी गांव से बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। 25 तारीख को हमारे लड़की पहाड़ी मंदिर के पास से घूम रही थी, जिसकी सूचना हमने थाना में दिए। साहब बहुत मेहनत करके खोज के हमारे सुरक्षित हम बेटी को पहुंचा दिए, मिल गया। हम थाने वाले को धन्यवाद देना चाहता हूं।
शफीक अंसारी की पुत्री शहनाज उम्र 3 वर्ष के गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली थी। ग्राम भौरी के लोगों द्वारा बताया गया कि वो बच्ची उन्हें पहाड़ी मंदिर के पास लावारिस हालत में मिली थी एवं उन्होंने उसके परिजन को खोजने की भी कोशिश की थी। स्वस्थ हालत में मिली है एवं उनके परिजन को सौंप दी गई। बीमारी के चलते खेत में काम करने से मना किया तो दबंगों ने दलित परिवार पर सितम ढा दिया। मामला छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के बंदरगढ़ गांव का है, जहां एक दलित शख्स ने बीमार होने के कारण गांव के दबंग पटेल परिवार के खेत में काम करने से इनकार कर दिया। इस पर दबंगों ने उस शख्स और उसके भाई के साथ जमकर मारपीट की। हालात ऐसे बन गए कि पीड़ितों को जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागना पड़ा। दबंगों का सितम इस पर भी नहीं रुका। आरोप है कि दबंगों ने पीड़ित परिवार की महिलाओं से भी मारपीट की। इतना ही नहीं, दबंगों पर परिवार पर एक गर्भवती महिला के साथ गलत काम करने का भी आरोप है। पीड़ित महिलाएं भूखे प्यासे 4 दिन से घर में ही बंद है। डर के मारे घर से पुरुष भी नहीं लौट पा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। कितने लोगों को मारा? 3 जनों को मारा है। कितने माह से गर्भवती हो तुम? 5 महीने। कितने दिन से बंधक बनाए? तो भूखे प्यासे हो? खाना पीना कुछ भी नहीं? ना कोई इलाज हो पा रहा है? छोटा सा बच्चा भी हमारा भूखा है। कितने दिन से आप लोग घर में बंद हो? निकले नहीं 4 दिन से? खाना पीना की क्या है? इसकी सूचना आप ही के द्वारा दी गई है और अब पूरे फोर्स के साथ लेके जाते हैं और जो दलित महिला उसको लेकर जो भी विधि संगत कार्रवाई हुई वो कार्रवाई की जाएगी तत्काल। जिस प्रकार का अपराध कारित किया गया हुआ आरोपी गणों द्वारा उन पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। युवाओं में लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट इन दिनों गुनाह करने का एक नया जरिया बन गया है। भोपाल में साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। संदीप नाम के एक युवक ने 8वीं की छात्रा के साथ ऐसी हरकत की जिसे देखकर लोग दंग रह गए। जब ये बात छात्रा के पिता को पता चली तो पिता ने साइबर क्राइम में गुहार लगाई। तफ्तीश में सामने आया कि संदीप ने नाबालिग छात्रा को अपनी बातों में उलझा लिया। फिर व्हाट्सएप के जरिए उसने वीडियो कॉलिंग की और उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। इतना ही नहीं, उसने वीडियो फेसबुक पर वायरल भी कर दिया जिसे सैकड़ों लोगों ने देखा। साइबर क्राइम ने आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में अब तक 735 अधिकारी कर्मचारियों की कोरोना से मौत हुई है। इसका खुलासा सरकार के मंगाए गए एक रिपोर्ट में हुआ है। इसमें से सबसे अधिक मौतें शिक्षा विभाग में दिखाई दे रही हैं। आंकड़ों की माने तो शिक्षा विभाग में कोरोना से 370 कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई है। इन कर्मचारियों की ड्यूटी सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कोरोना से जुड़े अन्य कार्य में लगाई थी। शिक्षा विभाग से जुड़े संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान संसाधन नहीं दिए गए थे। जो जानकारी जो है सरकार ने मंगाई है कि कोरोना काल में कितने कर्मचारियों की मौत हुई है, उसके हिसाब से जो आंकड़े हमारे पास हैं वो लगभग 940 के आसपास है। सरकार से अनुरोध करते हैं कि जितने भी हमारे कोरोना से संक्रमित जो पीड़ित परिवार हैं उनके आश्रितों को तत्काल उनकी योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। और केंद्र सरकार ने 15 जून से सभी प्रकार की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया है। हॉलमार्किंग की मॉनिटरिंग का काम BIS के पास है। इसके लिए BIS के अधिकारी सभी व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन कराने की अपील कर रहे हैं। BIS से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में अब तक लगभग 550 सराफा कारोबारियों ने ही अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। उधर हॉलमार्किंग सेंटर की अगर बात करें तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 6 सेंटर कार्यरत हैं और 2 के आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। सराफा कारोबारियों ने ये बताया कि हॉलमार्किंग का स्वागत करते हैं, लेकिन पर्याप्त हॉलमार्किंग सेंटर नहीं होने के कारण सराफा कारोबारी इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ की यहाँ पर स्थिति बताता हूँ कि 566 सोने की व्यापारियों ने हॉलमार्किंग के रजिस्ट्रेशन किया हमारे साथ और आज के दिन में 6 हॉलमार्किंग रसीद सेंटर्स हैं, जिसमें 5 रायपुर में। व्यापारी इसलिए तैयार नहीं है कि सरकार ने तो 1 साल बढ़ाया था, इसमें 6 से 8 महीना तो कम से कम लॉकडाउन में निकल गया व्यापारी का। सरकार को चाहिए कि कम से कम 6 महीना समय अवधि को बढ़ा दे। ये अनिवार्य घोषित नहीं किया गया था, इसलिए ये बात आ रही थी। अब चूंकि अनिवार्यता आ गई है, केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दी है 15 जून से,
तो सभी व्यापारी, सराफा के जितने व्यापारी है सब उसको लागू कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।